Hello, my dear friends. Welcome back my channel, Dear English by Swaminath Gupta. Today we discuss about the tense. क्या होता है टेंस? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि टेंस का उद्गम कहाँ से हुआ, वर्तमान में इसका क्या रहा, भविष्य में क्या हुआ और पास्ट में क्या हुआ। टेंस आया कहाँ से, इस पर चर्चा करते हैं। मानव समाज धीरे धीरे विकास करता गया और मानव समाज में भाषा का विकास हुआ, बोली का विकास हुआ, सांकेतिक भाषा का विकास हुआ। उसमें क्या होता गया, लोग शब्द सीखते गए, बोलते गए, कब कौन सा शब्द प्रयोग करना है इस पर लोगों का ज्ञान नहीं रहा। भारतीय संस्कृति में जो संस्कृत भाषा है बहुत पहले ही अपना व्याकरण शुद्ध कर लिया, जिसको शुद्ध करने के लिए ऋषि पणिनि ने यह काम किया था। आज जो चर्चा का विषय है वो टेंस है। टेंस का उद्गम लगभग जो है फ्रेंच से निकला। जो ओल्ड फ्रेंच है उस भाषा से यह शब्द आया। चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है टेंस। सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस में होता है काल और काल में होता है समय, जो लगभग सबको पता है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन यह वीडियो आपको बताएगा कि टेंस का उद्गम हुआ कहां से। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह शब्द टेम्पस से आया। टेम्पस जो है एक लैटिन भाषा से आया और टेम्पस का आज जो अर्थ होता है वो टेंस होता है, जिसका आपको पता है समय। उस समय टेम्पस का जो अर्थ होता था उस समय भी समय होता था, जबकि एक लैटिन भाषा है और आज इसका जो रूप है वो टेंस के रूप में है। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस जब कोई वाक्य में, कोई काल में जो कार्य होता है उसको हम टेंस कहते हैं एक सरल भाषा में। अर्थात किया गया कार्य या हुआ कार्य को हम टेंस कहेंगे। अर्थात जिस वाक्य में जो कार्य हुआ रहता है उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस को ओल्ड भाषा में या ओल्ड टाइम में कब क्या रहा, कब कैसे रहा, इसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज में टेंस का क्या रूप रहा, क्या रंग रहा, क्या इसका स्वरूप रहा, इस पर चर्चा करते हैं। ओल्ड एज जो है लगभग यहाँ पर कुछ मान्यताओं के अनुसार थोड़ी बहुत 50 वर्ष टाइम अप और डाउन हो सकता है। ओल्ड में ये 450 एडी से लेकर 1150 तक जो ओल्ड टाइम रहा टेंस का, भाषा का, काल का, ये 450 से लेकर 1150 एडी तक रहा। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 500 एडी या 1100 एडी भी माना जाता है। अब ओल्ड एज में टेंस के क्या रूप रहा, क्या रंग रहा, देखते हैं। ओल्ड एज में जो था केवल प्रेजेंट और पास्ट टेंस ही थे। उस समय प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही बातें होती थी। फ्यूचर अभी तक इसका उद्गम नहीं हुआ था। जो लोग बोलते थे अपनी भाषा को वो प्रेजेंट में या पास्ट में बोलते थे, फ्यूचर में इसका कोई रूप रंग नहीं था। आगे देखते हैं मिडल एज। जो मिडल एज रहा वो लगभग 1100 एडी से 1500 एडी तक रहा। इसके बाद इसमें क्या होता है देखते हैं।
मिडल एज आते आते थोड़ी बहुत भाषा का विकास अच्छे से हो गया, व्याकरण का प्रयोग होने लगा, ग्रामर के रूल नियम को माने जाने लगा। इसमें क्या हुआ, लोग जो है प्रेजेंट, पास्ट, थोड़ा बहुत फ्यूचर में बातें होने लगी। फ्यूचर में जो इसका हेल्पिंग वर्ब था वो शैल और विल का प्रयोग करके व्यक्ति अपने इमेजिनेशन को, कल्पना को व्यक्त करता था। प्रेजेंट लगभग लगभग सुधर गया था, पास्ट में भी सुधार हो गया था, फ्यूचर का विकास अभी तक नहीं हुआ था। फ्यूचर लोग एक तरह से कल्पना मानते थे, यहाँ यह बातें जो फ्यूचर में बोली जाती थी यथार्थ नहीं मानी जाती थी। लेकिन मिडिल एज में फ्यूचर का प्रभाव सेल और विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया था। अब देखते हैं मॉडर्न एज में क्या इसका विकास रहा, इस पर चर्चा करते हैं। और मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में जो भाषा का या ग्रामर का क्या उद्गम रहा, क्या विकास रहा, इस पर चर्चा करते हैं। मॉडर्न जो एज है 1500 एडी से अब तक है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जो मॉडर्न एज जो चला वो 15 शताब्दी से अब तक चल रहा है। इसमें क्या हुआ, और भाषाएं सुधरती गई, व्याकरण के रूल और नियम बनते गए, सुधरते गए, आज भी सुधर रहा है, चल रहा है। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस का विकास हो गया, और फ्यूचर टेंस का लगभग लगभग अपने स्वरूप में, अपने रूप में विकास हो गया। इसमें मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब, जोड़ दिया गया। फ्यूचर टेंस को भी मान्यता मिल गई कि कोई व्यक्ति अपने कल्पना को, अपने विचारों को, अपने सोच को फ्यूचर में एक्सप्रेस कर सकता है। धीरे धीरे इस तरह से टेंस का विकास हुआ, और टेंस के विकास होते होते आज जो है यह टेंस का 12, मतलब 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अब प्रत्येक का 4, 12, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का भी 4 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से धीरे 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 करके भाषा का विकास हो गया। और भाषा को शुद्ध करने के लिए जो अंग्रेजी स्कॉलर थे उन्होंने अपने ग्रामर का प्रयोग करके इसको सही और सटीक बनाने का प्रयास किया। आज जो देख रहे हैं भाषा, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे संस्कृत का हो, वो व्याकरण की देन है कि व्यक्ति अपने मन के भावों को शुद्ध शुद्ध रूप से व्यक्त कर पाता है। कुछ भाषाओं के पास अपना शब्दकोश नहीं है, जैसे आप भोजपुरी देखेंगे तो भोजपुरी के पास अपना शब्दकोश नहीं है, इसका व्याकरण भी नहीं हो पाया, इसका अपना शब्द भी नहीं हो पाया। अब चर्चा करते हैं कि आखिर वर्तमान स्वरूप में टेंस का रूपरेखा कैसा हुआ। चलिए देखते हैं। वर्तमान स्वरूप में जो टेंस हुआ वह 3 भागों में बटा, 3 का प्रत्येक 4 हो गया। पहले इसके डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट shows time and action
इसके परिभाषा को आप समझ लीजिएगा, तभी आपको टेंस समझ में आएगा। और टेंस काल इज द फॉर्म, रूप है ऑफ वर्ब। टेंस कह रहा है किसका रूप है? वर्ब का। टेंस किसका रूप है? वर्ब का। अब वर्ब क्या दिखाता है? दैट, जो, शो दिखाता है टाइम को, समय को और गति को। अर्थात कहने का भाव यह है, जिस वाक्य में समय रहेगा और गति रहेगा उसको ही हम टेंस कहेंगे। आपको पता है टाइम को 3 भागों में बांटा गया। पहले कहा गया प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा हुआ पास्ट टेंस, जिसका हिंदी हुआ भूतकाल। तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस, जो भविष्य काल है। टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या प्रेजेंट टेंस और बटा, पास्ट टेंस और भागों में बटा, फ्यूचर और भागों में बटा, देखते हैं। यह हुआ टेंस। टेंस के 3 रूप में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पुनः प्रेजेंट टेंस को भाषा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार 4 भागों में बांट दिया गया। पहले कहा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। दूसरे को कहा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे को कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह देखा जाए तो टेंस का 3 रूप हुआ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का 4 रूप हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का भी 4 रूप हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इनका भी 4 हो जाएगा। फ्यूचर का भी 4 हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह इनका जो है ये कॉन्सेप्ट आया 3 × 4 = 12। टेंस का जो रूप बटा वो 12 में बट गया। अब 12 को जानने के लिए कौन सा टेंस किस भाषा में कब क्या बोला जा रहा है, इन 12 को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएगी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनते हैं। जैसे इसको देखेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो आप पढ़ते हैं इसको भी सेंटेंस में बांट दिया गया, अर्थात टेंस के नीचे सेंटेंस आते हैं। तो पहला जो सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, दूसरा हुआ निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, लेकिन है इसी का भाग। तो देखा जाए जो प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको पालन करने वाले 2 ही सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। बाकी आप आगे देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसमें टेंस का रूल नियम लागू नहीं होता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर टेंस को बनाने के लिए, टेंस को समझने के लिए क्या क्या जानना आवश्यक होता है।
कुछ बोल दीजिए। अब देखते हैं बच्चे आखिर टेंस को कैसे समझते हैं, टेंस को कैसे पहचानते हैं। जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जाएगा तो उसके पहचान, उसके नियम सब समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे उसको भी समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यह चैनल आपको पढ़ाने के लिए उत्तरदायी लिया है और उम्मीद करते हैं जब इस चैनल को आप देखेंगे, एक बार वॉच करेंगे तो आपको अंग्रेजी आसान रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि टेंस को समझने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसके कुछ बिंदु होते हैं। पहला, टेंस को समझने के लिए पहला बिंदु है आप टेंस की पहचान करिए। जैसे कोई व्यक्ति टेंस बोल दिया, जैसे राम खेलता है, आपके सामने टेंस है कि राम खेलता है। राम खेलता है कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को पहचाना जाएगा राम, यह पहचाना जाएगा राम खेलता है कौन सा टेंस है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या फ्यूचर है। इसको पहचानने के लिए आपको टेंस के पहचान को याद करना पड़ेगा। राम प्लेज, इस टेंस में टाइम भी और एक्शन भी है, ताहती है, प्रेजेंट एवरी टेंस है और एक्शन क्या है, प्ले है। दूसरा, सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। जब भी आपके सामने कोई टेंस बोलता है तो आपको ध्यान देना होगा कि इस टेंस में या सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की पहचान हु करने से, जैसे कौन खेलता है, राम खेलता है, राम सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए हु और हिंदी के लिए कौन। कौन खेलता है तो कौन लगाकर जब वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, जो उत्तर आता है उस टेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा, तीसरा, ऑब्जेक्ट की पहचान। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे देखते हैं राम क्रिकेट स्कूल में खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट क्या हो जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट, जैसे राम क्या खेलता है तो व्हाट लगाएंगे, और या किसे लगाएंगे, जैसे राम किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है, यहां देखेंगे किसे पढ़ाता है। राम मुझे पढ़ाता है। राम क्या खेलता है, तो वर्ग के बाद क्या आया, क्रिकेट। यह क्रिकेट इस वर्ग का ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट इन द स्कूल। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सजीव और निर्जीव। यहाँ निर्जीव ऑब्जेक्ट है, नीचे सजीव है। राम मुझे पढ़ाता है, तो जब वाक्य में किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं, जो ऑब्जेक्ट आता है उसे सजीव ऑब्जेक्ट कहते हैं। राम टीचेज मी, ये भी यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ। तो वर्ग के बाद हमेशा आपको ध्यान देना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा। किस तरह से आप देख पाएंगे कि टेंस का पूरा स्वरूप रहा, कब इसका क्या उद्गम रहा, कैसा इसका कब स्वभाव रहा, इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं इस पर जो आपकी समस्या होगी, जो डाउट होगा, जो अब तक संशय बना हुआ होगा, वो समाप्त हो जाना चाहिए। अगली क्लास में
इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा और आप सभी से उम्मीद किया जाएगा यदि आप टेंस और सेंटेंस को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर लिखना सीखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं या अनसीन पैसेज के उत्तर लिखना सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ बने रहना चाहिए और मेरे वीडियो को वॉच करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।